तो चलिए, कल हमने पढ़ा था कि पत्रों की अनोखी दुनिया होती है, जिसमें हमने कुछ राजनीतिज्ञ, कुछ क्रांतिकारी और ऐसे कुछ लोगों के बारे में चर्चा की थी कि जिनके लिए महत्वपूर्ण है ये पत्र। जैसे हमने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी को वो जो है पत्र लिखा करते थे। उसके बाद में आगे देखिए कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें दस्तावेज कहते हैं। पंत के 200 पत्र, पंत कौन है यहाँ पर? पंत मतलब सुमित्रा नंदन पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, बच्चन हरिवंश राय बच्चन के नाम और निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पत्र हमको लिखे हुए हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक धरोहर शब्द जो है वो आया था। उसका मतलब था कि धरोहर, जो हम कह सकते हैं कि हमारी ये धरोहर है। तो ये पुस्तकें, पत्रों के माध्यम से जो पुस्तकें रचनाएं की गई थी, ये भी हमारी एक धरोहर के रूप में ही है। कहा जाता है कि प्रेमचंद, प्रेमचंद की हमने बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं। जैसे कि हमने प्रेमचंद में हमने पढ़ा है। उसके बाद में देखो, प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। नए लेखकों को, जो प्रेमचंद थे, तो उनसे जो बाद में आए हैं, या कह सकते हैं कि जो युवा लेखक है, उनको वो प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में भी बहुत मुस्तैद रहते थे, अर्थात हर समय वो लगे रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। इन लोगों की यह भी विशेषता थी कि ये जब जेल में रहते थे तो वहां पर पत्र लिख करके अपना समय व्यतीत करते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है, जो हमें प्रेरणा देते हैं। महात्मा गांधी और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। पत्राचार मतलब उनका जो पत्र के माध्यम से जो आपस में बातें हुई, उनका जो व्यवहार था, उनका एक संग्रह प्रकाशित हुआ। जैसे जेल के अंदर भी थे तो उन्होंने जेल में भी पत्राचार किया था, तो जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। जब वो जेल के अंदर थे या जेल से बाहर थे तो ऐसे तथ्य होते थे, उनके मन की दशा, ये सारी लेखा जोखा मिलती है। अब यहाँ पर देखिए, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। हम सबने सुना भी है, और जैसे हम लोगों को पता भी है कि पत्र व्यवहार जो है वो भारत में लंबे समय से चली आ रही है और पुरानी एक परंपरा है। पर इसका असली विकास आजादी के बाद ही हुआ है। मतलब यहाँ पर ये बात तो साबित हो चुकी है कि आजादी से पहले भी जो है पत्र व्यवहार की परंपरा थी, परंतु इसका जो असली, इसको जो ग्रोथ मिली, इसका जो विकास था, वो आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल डाक विभाग की ही है। डाक विभाग मैंने आपको कल बताया ही था, जहां पर जैसे डाक खाना भी बोलते हैं, एक विभाग होता है, वहां पे सारी चिट्ठियां जाती हैं। तो इसकी एक खास वजह यह भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। यहाँ पे इस लाइन से क्या मतलब हुआ कि संचार के तमाम उन्नत साधन, उन्नत साधन मतलब जो विकसित हो चुके हैं साधन, फिर भी चिट्ठी पत्री की जो अपनी एक हैसियत है, अपनी एक जो उसकी जगह है, वो अभी तक बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढानियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है वर्तमान में। जैसे कि राखी है, हम राखी जो है वो भेजते तो वो डाक के माध्यम से भेजते हैं, तो कब आएगी, कब पहुंचेगी, तो ये सारा हम उस डाक विभाग से ही कंफर्म करते हैं। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। दूर देहात में जो गांव के एरिया होते हैं, उनमें लाखों गरीब जो घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर और अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाक या देवदूत के रूप में देखा जाता है। अगर किसी ऐसे एरिया में आ जाती है तो वो भगवान के समान है, देवदूत के समान है। तो चलिए, हमारा पार्ट 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अरविंद कुमार सिंह हैं, जो इसके राइटर हैं, कंप्लीट हो चुका है पूर्ण रूप से। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक पीडीएफ दिखाई दे रही है। मैं आपको ये पीडीएफ इसी जो एक बुक है उसी के अंदर से इसलिए करवा रही हूँ कि आप लोग
जितने भी प्रश्न उत्तर हैं वो इसी के अंदर से कर लेंगे। देखो यहाँ पर शब्दार्थ दिए हुए हैं, बोर्ड एग्जाम में शब्दार्थ नहीं पूछे जाते हैं, वो सिर्फ संधि के माध्यम से, विलोम शब्द के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं पर्यायवाची के माध्यम से ऐसे ही आते हैं। तो ये आपको आपकी पुस्तक के अंदर नहीं, आपकी जो कॉपी है उसके अंदर आपको नहीं करने हैं, परंतु आपको इनको याद करना है, क्योंकि ये आपके जैसे देवदूत आ गया मान लीजिए, और इसको आपको संधि करनी है, तो अलग अलग करना है, तो आप कैसे बनाओगे, देव प्लस दूत। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पाठ का सार हम एक बार छोटी सी समरी कर लेते हैं कि इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के बारे में वर्णन करना बताया ही हमने पढ़ा। कि कितने भी संचार साधन जो है वो प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, लेकिन चिट्ठियों की अपनी दुनिया निराली है। फैक्स, एसएमएस, दूरभाष, ईमेल, कितना भी अपना प्रभुत्व जमा ले, लेकिन चिट्ठियों का महत्व कभी कम नहीं हुआ है। कहते हैं ना कि ओल्ड इज गोल्ड, कितना भी नया आ जाए परंतु पुरानी चीज अपना कभी भी स्थान नहीं छोड़ती है। तो वैसी ही बात यहाँ पर चिट्ठियों के लिए लेखक के द्वारा कही गई है। तो चलिए अब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करते हैं, जो कि आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। देखिए सबसे पहले पाठ से, अब कई बार जो है यहाँ पर एक जो दिया गया है आपके कि पाठ से, और एक आपके अलग टॉपिक दिया हुआ है। तो पहले हम पाठ से देखेंगे। पहला प्रश्न देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पहला प्रश्न क्या बनता है कि संतोष, संतोष मतलब एक जिसे हम कह सकते हैं तसल्ली, जो तसल्ली वर्ड होता है उसके लिए, कि पत्र जैसी हमें तसल्ली देती है वैसा हमें फोन या मैसेज के थ्रू क्यों नहीं दे सकते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहज मतलब ध्यान से अच्छे से रखा जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, मतलब अगर हमने कोई दुख वाला, शोक वाला पत्र लिखता है तो उस पत्र में वो भावनाएं दिखती है, अगर खुशी का लिखा है तो वो भावनाएं दिखेंगी। उसे बार बार पढ़ा जा सकता है, उन्हें एकत्र करके पुस्तक रूप भी दिया जा सकता है, हम अपनी डायरी भी बना सकते हैं उसको, जबकि फोन या एसएमएस में ऐसा नहीं होता। तो समझ में आ गया। अब देखिए अगला सेकंड जो क्वेश्चन है वो देखिए, पत्र को खत, कागज, उतरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखिए। तो मैंने आपको जब पाठ पढ़ाया था उसी समय आपको रेखांकित करने के लिए बोला था कि इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे समझने के लिए भी। तो देखो, पत्र को खत उर्दू भाषा में, कागज कन्नड़ भाषा में, उत्तरम ठीक है, जाबू और लेख तेलुगु भाषा में, कड़ित तमिल भाषा में, पाती चिट्ठी हिंदी भाषा में कहा जाता है। तो ये इसका प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखिए। अब पत्र लेखन की कला कि इसमें कला कैसे आ सकती है, तो देखिए पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में, जो स्कूल का सिलेबस होता है उसमें पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया है। हम पढ़ते हैं एक अनौपचारिक पत्र होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, तो हम जब तक उसको पत्र लेखन, ये लेखन की कला ही हो गई है ना, दोनों में अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। तो पत्र लेखन की कला के विकास के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन विषय के रूप में शामिल किया गया है। विश्व डाक संघ की ओर से पत्र लेखन को बढ़ावा दिया गया। इसके साथ ही विश्व डाक संघ ने 1972 से 1972 से जो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर तो बनता ही है ये, साथ साथ में एक हमारा जीके क्वेश्चन भी बनता है कि विश्व डाक संघ ने कौन से सन में 16 वर्ष के कम से आयु बच्चों की पत्र लेखन प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की। तो कौन से बच्चों ने आयोजित की, तो यहाँ पर 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनसे कम जो है उनकी आयोजित की। तो ये हो गए हमारे 30। चौथा प्रश्न देखिए, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं, तर्क सहित अपना विचार लिखिए। देखिए जहां पर ये प्रश्न आ जाता है तर्क सहित, तो सबके अपने अपने तर्क होते हैं। आप इस विषय में कुछ और सोचते हैं, मैं इस विषय में कुछ और सोचती हूँ चैप्टर पढ़ने के बाद, और लेखक जो है वो इस विषय में कुछ और समझता है। तो जहां पे तर्क का आ जाता है और ऐसे आ जाता है कि अपने विचार लिखिए, तो आप अपने विचार लिख सकते हैं। बस शर्त क्या होती है, भाषा शैली जो है वो अच्छी होनी चाहिए हिंदी के माध्यम से। तो देखो पत्र धरोहर हो सकते हैं पर एसएमएस नहीं। इसका कारण है कि पत्रों को हम संभाल कर रख सकते हैं, उपयोगी और शिक्षाप्रद
जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं, पत्रों को हम पुस्तक के रूप में रख सकते हैं। जैसे गांधी जी के पत्र, भगत सिंह के पत्र। आपको पता है ना, भगत सिंह ने जब जेल में गए थे वो, तो उन्होंने पत्र लिखे थे कि यहाँ पर बहुत गर्मी है और यहाँ पानी भी नहीं है, तो किस प्रकार से लाल जो रहे होंगे। इस प्रकार से जवाहरलाल द्वारा अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे गए पत्र आज भी पुस्तक रूप में दुकानों व सार्वजनिक पुस्तकालयों में धरोहर के रूप में देखे जा सकते हैं। जबकि एसएमएस भले ही लिखित रूप में हो, पर उन्हें हम स्थायी रूप में सहज नहीं कर सकते, मतलब उनका कोई वजूद नहीं है जितना कि पत्रों का वजूद है। परंतु वर्तमान समय में तकनीकी जो उपयोग है वो ज्यादा होने लगे हैं, तो इनका भी अपना एक महत्व है। सिर्फ तर्क यहाँ पे देना है। प्रश्न नंबर 5 देखो, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? अब हमें बताना पड़ेगा। वर्तमान में फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल का प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग आजकल इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग सुविधा अनुसार बहुतायत, मतलब बहुत मात्रा में अपनी सुविधा के अनुसार हम क्या करते हैं, किसी पत्र लेखन क्रिया करेंगे, इससे हम क्या करते हैं, एक मैसेज डाल देते हैं, है ना। पहले तो जन्मदिन की बधाइयां देनी होती थी तो हम पत्र पहले से लिख के देते थे। शादी का इनविटेशन देना होता तो निमंत्रण पत्र 10-10, 15-15 दिन पहले भेजते। अभी तो फोन पे भेजा, व्हाट्सएप पे सेंड किया। तो सुविधा के अनुसार बहुतायत से करने लगे हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि वर्तमान में पत्रों का प्रचलन भी कम नहीं हुआ है। आज व्यापारिक व विभागीय जो ऑफिशियल काम होते हैं, कार्यों की प्रत्येक सूचना पत्रों द्वारा ही भेजी जाती है। इस काम में डाक विभाग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फिर फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा अभी सामान्य जन तक नहीं है, कुछ गांवों में नहीं है, इसलिए चिट्ठियों की जगह ये वैज्ञानिक साधन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे पाठ से। अब कई बच्चे जो है वो संशयात्मक स्थिति लाते हैं, क्या हमें पाठ से आगे जो प्रश्न उत्तर है वो कॉपी में करने हैं? बिल्कुल, आपको कॉपी में करने हैं ये प्रश्न उत्तर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो आपको पूछ सकता है, तो आपको इसको अपनी कॉपी में लेखन क्रिया करनी है। देखिए, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है, पता कीजिए। किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेजने पर, कई बार क्या होता है, हम टिकट पहले आपने कभी देखा होगा या अपने मम्मी पापा से पूछिए कि 3 रुपए की टिकट लगती है, छोटी टिकट लगती है, पहले 25-25 पैसे में भी आती थी, 50 पैसे में भी आती थी, परंतु एक सादा लिफाफा हम दे देते हैं, बहिरंग भेज देते हैं, उसमें कुछ भी टिकट वगैरह नहीं लगाते, तो क्या कठिनाई है। तो देखिए यहाँ पर, यदि बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बहिरंग भेज दिया जाता है जाए, तो हो सकता है कि पोस्टमैन कौन होता है, जिसे हम डाकिया भी बोलते हैं, उस पत्र को वितरित नहीं करे। यदि वह पत्र वितरित होता भी है तो पत्र पाने वाले को टिकट का दुगना मूल्य पोस्टमैन को देना पड़ता है। तो वो तो टिकट लगाकर नहीं भेजेगा, परंतु जब वो उसके पास जाएगा, जिसको पहुंचनी है, उसे उसका दुगना मूल्य देना पड़ेगा। जैसे अभी आप अमेज़न से कोई सामान मंगाते हैं, अगर हम पैसा पहले ऑनलाइन नहीं देते तो हमें घर पे आएगा, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। तो यहाँ पर ये वही चीज हो गई है। चलिए अब अगला, पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे। पिन कोड, अभी अगर वर्तमान में बात करें तो आज के बच्चों को पिन कोड का नंबर याद ही नहीं होगा, है ना, क्योंकि पिन कोड क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पिन कोड का नंबर याद नहीं है, परंतु पिन कोड अपना जो संख्या है वो एक अपना महत्व रखते हैं। तो पहले आप बीकानेर की क्या पिन कोड है, जब हम अगली कक्षा में होंगे तो मुझे सब बताएंगे, ठीक है। तो देखो, पिन कोड की संख्याएं भी एक तरह का पता होती है, ये 6 अंकों की होती है। इसका प्रत्येक अंक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसका पहला अंक राज्य को, ये जीके के माध्यम से भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा कि इसका प्रत्येक अंक अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक उस क्षेत्र को जिसमें आप रह रहे हैं, तथा अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। संबंधित डाकघर में पत्रों की छटाई होती है, इसके बाद पत्रों का वितरण किया जाता है। समझ में आ गया। चलिए अब तीसरा, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिख करके आते थे। तो देखो, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे। मैंने आपको ये पुस्तक में पढ़ा दिया है, आप इन जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से इसको ढूंढोगे और मुझे इसका प्रश्न का जो है आप उत्तर बताओगे और इसमें से पढ़ करके इसको याद करोगे, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना भी आपको करने हैं, परंतु अपने तरीके से आप करोगे। बाकी इसकी पीडीएफ आपको जो है सेंड कर दी जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिए आपकी पाठ्य पुस्तक में है। उसके आधार पर पक्षी और बादल को डाकिए की भांति मानकर
अपनी कल्पना से लिखिए। तो आप लोग इस को, अभी आपका क्या काम है, आप इसको पढ़ोगे और अपनी कल्पना है तो मैं मेरी कल्पना करूंगी, आप अपनी कल्पना करो और इसका उत्तर आप जो है लिख करके मुझे सेंड करो। ठीक है, बाकी आपको पीडीएफ के माध्यम से मैं अपनी कल्पनाएं आपके पास प्रेषित कर दूंगी। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, संस्कृत साहित्य के महाकवि कालिदास ने बादल का संदेशवाहक बनाकर मेघदूत नाम का काव्य लिखा है। मेघदूत के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि मेघदूत जो है वो किस प्रकार से ये एक स्टोरी के रूप में मैं आपको इसको समझाऊंगी। और अब आगे देखिए कि पक्षी को संदेशवाहक बनाकर अनेक कविताएं एवं गीत लिखे जाते हैं। जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। सुनना ही पुराना गाना, यूट्यूब पे सर्च करना, जा रे कागा विदेशवा, मेरे पिया से कहियो संदेशवा। तो ऐसे जो गीत है ना पक्षी को, जैसे कबूतर जा एक ऐसा भी गाना है, तो ये जो सॉन्ग्स हैं वो पक्षी के संदेशवाहक बनाया गया है। तो आप वह पत्र किससे भेजना चाहेंगे? मान लीजिए आपको रिकॉर्डिंग हो रहा है, टॉकिंग टू योर पब्लिक स्कूल, बीच में से कट कराना पड़ेगा, बड़ा हो गया इसलिए नहीं कनेक्टिंग नहीं हुई, बस लास्ट स्टेप में जल्दी करवा रही हूँ, ये बीच में से मेरे को उनसे करवाना पड़ेगा। ठीक है चलो, शफी मैम को दूंगी मैं, ये तो वो तुम्हारी रीच करेंगे। स्टार्ट कर दो, आप बोलने स्टार्ट कर दो, कोई बात नहीं। तो देखो ये हमारा प्रश्न, इसमें क्या है, आप उसमें क्या लिखना चाहेंगे? तो ये कुछ 3 ग्रह, कबूतर जा पंछी नदियां पवन के प्रियतम क्यों पंक्तियां लिखूं, तो ये आप मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, आप इसको देखना। केवल पढ़ने के लिए देखिए रामदर्श मिश्र की कविता चिट्ठियों को ध्यान को, और इस प्रश्न को आप खुद पढ़िए बेटा और समझिए कि इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए भाषा की बात, भाषा की बात में हमने भाषा की बात, किसी प्रयोजन विषय से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखिए। तो आपको ढूंढिए इसको, जैसे प्रार्थना पत्र, निमंत्रण पत्र, त्याग पत्र। तो आपको स्वयं को ये अपना आंकलन करना है, तो आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देंगे। व्यापारी शब्द से व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है, तो आपको इक प्रत्यय लगाना है। हमने व्याकरण भाषा में जो उपसर्ग प्रत्यय कर चुके हैं, सामाजिक, आर्थिक, आप आध्यात्मिक, अध्यात्म प्लस इक, स्वाभाविक, स्वभाव प्लस इक। अब आ गया हमारा 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि प्लस इंद्र, इस संधि में ई हुई है। ये प्रश्न हम लोग जब संधि कर लेंगे तो उसके बाद में इसको हम समझेंगे, सिर्फ एक बार हम अपनी कॉपी में इसको कंप्लीट कर लेंगे और इसको फिर एक बार दोबारा से हम लोग क्या करेंगे, जब हम संधि का पोर्शन करेंगे तब हम इसको समझेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छे से चिट्ठियों के बारे में समझ में आ गया होगा। इस पार्ट को जल्दी से जल्दी करके मेरे पास आप सेंड कर दीजिए और सब बच्चे अपना घर पर ध्यान रखिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। धन्यवाद।